हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो अगेन वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 17 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। सो टुडे इज संडे, तो आज के दिन एडिटोरियल्स नहीं आते, बट हाँ, आज के दिन एफएक्यूज हैं। तो एफएक्यूज को मतलब एफएक्यूज इज समथिंग अबाउट द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो जो भी वीक में लास्ट वीक में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे उनसे रिलेटेड न्यूज होती है, उनको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज एक है एफएक्यू है, उसको ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। So let's start with today's newspaper analysis. Let's see कि आज के न्यूज़पेपर में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। So the first news is a political news, but पॉलिटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात बता रही है कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस के ऊपर हमेशा क्वेश्चन उठता रहा डायनेस्टी को लेकर, कि हमेशा से कांग्रेस को सिर्फ एक ही फैमिली चला रही है, दैट इज गांधी फैमिली। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, फिर उनकी डॉटर इंदिरा गांधी, फिर उनके सन राजीव गांधी, फिर उनकी वाइफ सोनिया गांधी, अब उनके बेटे राहुल गांधी चला रहे हैं। सो वही बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही डिसेंडेंट या रिफॉर्मिस्ट ग्रुप बन गया था, जिसको ग्रुप 23 G23 टर्म दिया था, जिसमें गुलाम नबी आजाद थे, आपके कपिल सिब्बल थे, आनंद शर्मा थे, और जो बहुत सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस के रहे हैं, वो लोग बेसिकली बात करते थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी आए, और जरूरी नहीं कि गांधी फैमिली से ही कोई प्रेसिडेंट हो या कांग्रेस को रन करे, है ना, लीडर कोई भी हो सकता है। तो उसी चीज को लेकर कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पोल कंडक्ट कराएंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन पोल का मतलब जितनी भी पोजीशंस होंगी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सबकी पोस्ट पर इलेक्शंस होगा, और वो कांग्रेस के पार्टी मेंबर्स वोट डालेंगे। ओके, सो द फर्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज, इट्स अबाउट के अभी इंडिया ने अपना कंटिजेंट भेजा है, अपनी ऑफिशियल टीम का कंटिजेंट भेजा है टू दी मॉस्को। और मॉस्को में बेसिकली वो 20 अक्टूबर को टॉक करेंगे अबाउट दी अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर। ओके, एंड उसके बाद न्यू दिल्ली जो है वो होस्ट करने वाला है मीटिंग बिटवीन दी एनएसएस ऑफ 3 कंट्रीज, है ना। 3 कंट्री के एनएसएस होंगे, अफगानिस्तान के एनएसए होंगे, आपके पाकिस्तान के एनएसए होंगे, और इंडिया के एनएसए होंगे, और मीटिंग होगी और डिस्कस किया जाएगा अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज के इंटरनल डेमोक्रेसी और उनके टेररिज्म डेंजर्स को लेकर। ओके, मूविंग फर्दर। सो माइनिंग अफेक्टेड विलेजर्स इन उड़ीसा डिनाइड रिलीफ। अच्छा, ये न्यूज देखी जाए तो लगती लोकल न्यूज है, बट ये लोकल न्यूज नहीं है, ये हमेशा से बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है इंडिया में। व्हाट हैपन, कि हुआ क्या, एक माइनिंग एरिया है। माइनिंग एरिया बेसिकली इन सम ब्लॉक, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक माइनिंग एरिया है। अब वो माइनिंग एरिया का जो वाटर है, खराब वाटर है, और पोल्यूशन जो है वो दूसरे ब्लॉक में आता है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आता है। तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के रेसिडेंट्स ने कंप्लेंट फाइल करी अपने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ने, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे जुडिक्शन के बाहर है, क्योंकि पोल्यूशन वो फैला रहे हैं। तो वो लोग उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में गए, तो उन्होंने बोला कि ये भी हमारे जुडिक्शन के बाहर है, क्योंकि हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बेसिकली पोल्यूशन नहीं फैल रहा है। इसी चीज को लेकर हमेशा से बहुत ज्यादा क्लैश रहा है। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई है इंडिया में, और उसका मेन रीजन रहा है द ज्यूरिडिक्शन को लेकर हमेशा से। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो विल मूव डायरेक्टली टू द स्टेट न्यूज। सो स्टेट न्यूज में व्हाट हैपन, अच्छा एक न्यूज याद रखना, एंड ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि शशिकला जया मेमोरियल, मतलब जयललिता के मेमोरियल विजिट करा उन्होंने। इंपॉर्टेंट ये है कि ए आई ए डी एम के की कल 50th एनिवर्सरी थी, मतलब 50 साल पूरे हो गए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ए आई ए डी एम के पॉलिटिकल पार्टी। और ए आई ए डी एम के पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेसिकली उसको लीड जो जयललिता ने उसको बहुत ज्यादा बहुत प्रोमिनेंस में लेके आई थी, बट उसका जो फॉर्मेशन है वो एम जी रामचंद्रन ने किया था। एंड एम जी रामचंद्रन ने बेसिकली ही वॉज दी फॉर्मर एडी टू दी करुणानिधि, और करुणानिधि से पहले वो सी अन्ना दुरई के बहुत क्लोज हुआ करते थे। तो सी अन्ना दुरई ने बेसिकली डीएमके पार्टी का फॉर्मेशन किया था। एंड डीएमके जब पार्टी फॉर्मेशन हुई, उसके बाद दो लोग लीड कर रहे थे, एक थे करुणानिधि, एक थे एम जी आर, बट देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी एम जी आर एंड
करुणानिधि अबाउट दी फंड्स को लेकर, जिसके चलते एमजीआर ने अपनी अलग पार्टी बनाई एआईडीएमके, एंड एआईडीएमके आफ्टर द डेथ ऑफ एमजीआर, एआईडीएमके को फिर लीड किया था जयललिता ने। और जयललिता की बहुत ज्यादा क्लोज हेड थी आपकी शशिकला, और शशिकला को पनिशमेंट मिली थी, कोर्ट ने पनिशमेंट दी थी इन दी डिसप्रोपोर्शनेट एसिड के केस में इन दी अगस्त 2017 में, और वो जेल के बाद पहली बार बेसिकली वो एआईडीएमके के किसी प्रोसेशन में गई है या फिर जयललिता के मेमोरियल में उन्होंने विजिट किया है। ओके, अब तमिलनाडु की अगर थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में जानना हो तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है। मतलब तमिल सदर्न स्टेट्स की हम बात करें ना, तो सदर्न स्टेट्स में हमेशा से दो पार्टीज के बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, स्पेशली इन तमिलनाडु। कभी भी उनके इलेक्शंस देखोगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस देखोगे या लोकसभा के इलेक्शंस भी देखोगे ना, तो कभी एक टाइम कभी टर्म एक ऐसा रहेगा जिसमें एआईडीएमके को बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, डीएमके को शायद 3 या 4 सीट्स मिले, और वहीं कभी एक टर्म ऐसा आएगा जहां डीएमके को बहुत सारी सीट्स मिल जाएंगी और एआईडीएमके के पास सिंगल डिजिट में सीट्स हो। तो वहां की पब्लिक बेसिकली और वहां की पॉलिटिकल पार्टी एक लीडर की बेस पे चलती है। जैसे अभी हम रिसेंटली इलेक्शंस हुए, तो एआईडीएमके में कोई लीडर ऐसा बचा नहीं, है ना, ऐसा कोई लीडर बचा नहीं जो कि पब्लिक फेस हो। वहीं हम डीएमके की बात करें, डीएमके में करुणानिधि के बेटे हैं स्टालिन, तो उन्होंने अपना फेस बना लिया, इसी वजह से वो इलेक्शन जीत गए। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द स्टेट न्यूज व्हाट हैपेंड, साबरीमाला में जो अयप्पा टेम्पल है वो ओपन हो चुका है ना, जो सैंक्टम सैंक्रोटम मतलब होता है कि गरुण द्वार, अगर हैरी पॉटर देखी होगी तो समझ में आ जाएगा, गरुण द्वार जो होता है मतलब दैट द फ्रंट डोर, ठीक है, द बोल सकते हैं पवित्र पवित्र द्वार, वो पवित्र द्वार बेसिकली उन्होंने खोल दिया है, सैंक्टम सैंक्टोरम, और पब्लिक कैन विजिट द टेम्पल, दे कैन हैव पूजा इन। और उसके साथ साथ हाँ, एक चीज बहुत गलत हुई है केरला में, द रीजन बीइंग इज केरला में फ्लड्स बहुत ज्यादा आए, फ्लड्स के चलते बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुई, और अराउंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन दी केरला उन पे येलो अलर्ट लगा दिया गया है। सो 3 अलर्ट होते हैं, एक होता है आपका ग्रीन अलर्ट, मतलब इट्स ऑल गुड, येलो अलर्ट मतलब सिचुएशन इज वर्स, एंड आपका रेड अलर्ट सिचुएशन इज वेरी वर्स, मतलब वर्सेस सिचुएशन जो होती है वो रेड अलर्ट में होती है। तो साबरीमाला का यह टेम्पल खुल चुका है, बट हाँ पिलग्रिम्स अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू द वेदर कंडीशन इन केरला। व्हाट हैपेंड, तो एंटी कन्वर्जन लॉ की हम बात करें, तो एंटी कन्वर्जन लॉ बहुत सारे स्टेट्स में आ गया, यूपी में आया, सबसे पहले झारखंड में आया था, फिर मध्य प्रदेश में आया, फिर यूपी में आया, फिर हिमाचल प्रदेश में आया। लेकिन ऐसे और भी स्टेट्स हैं और बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं जहां पर अभी भी एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की जरूरत है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट मानती है। बिकॉज क्योंकि ऐसा उन लोगों को लगता है कि लोगों को फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जाता है, या फिर उनको अलरमेंट दिया जाता है, मतलब लालच दिया जाता है कि आप कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये झारखंड में ये रियलिटी है। आई डोंट नो अबाउट यूपी, आई डोंट नो अबाउट मध्य प्रदेश, आई नेवर heard of any case, I never heard of any case in Himachal Pradesh about the forced conversion, but I heard the case in the state of Jharkhand, जहां पर लोगों को अलरमेंट मतलब लालच देके लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया जाता है। सो वहीं से ये प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गया, और बीजेपी हिंदुत्व पार्टी, जिनका खुद एक आइडियोलॉजी है, जिनका एक वो राइट विंग पार्टी है, तो कर्नाटका में भी बीजेपी रूल कर रही है, तो कर्नाटका में भी लेजिस्लेटिव जो पैनल बनी हुई है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पहले पैनल बनती है बिल को फॉर्म करने के लिए, फिर बिल को प्रेजेंट किया जाता है असेंबली के सामने, तो जो पैनल बनी हुई है, लेजिस्लेटिव पैनल बनी हुई है, वो लेजिस्लेटिव पैनल जो है बहुत ज्यादा टफ एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी इज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग द टफेस्ट एंटी कन्वर्जन लॉ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो कल फिर 2 सिविलियंस की डेथ हुई इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके रिटेलिएशन में हमारे जवानों ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने 2 लश्कर-ए-तैयबा मिलिटेंट्स को मार भी गिराया। मूविंग फर्दर, सो नागालैंड में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, मतलब एक तो इंडियन गवर्नमेंट थी और दूसरी जो वहां के एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, और स्पेशली उसको लेकर बात भी हुई थी, है ना, मीडिएटर थे आर एन रवि, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, मीडिएटर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, वो गवर्नमेंट को ज्यादा फेवर कर रहे थे इस चीज को लेकर, और गवर्नर भी चेंज किया गया नागालैंड में, और पीस टॉक जो है वो मान भी गए हैं NSCN-IM, ठीक है। तो NSCN-IM क्या है, दैट्स अबाउट दी नेशनलिस्ट सेक्शन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इशक मुजा, ठीक है, तो इशक मूविया उनका टॉक तो स्टार्ट हो चुका है, बट दे आर ऑन दी फर्म, दे आर अबाइड
कि नागालैंड का खुद का एक फ्लैग होना चाहिए और नागालैंड का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो दे आर फोकसिंग ऑन दी नागाज फ्लैग and their own constitution, Naga constitution. The name and they have given their name to the constitution is ये जवाब, ये जवाब। ठीक है, तो उनके उनके ही लोकल लैंग्वेज में है ये जवाब। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान का नाम ये दे रखा है कि हमारा नागालैंड का खुद का फ्लैग होना चाहिए और खुद का एक संविधान, खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिससे वहां के लोग रेगुलेट होंगे। मूविंग फर्दर, सो एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजिट करेंगे इसराइल में और हाई लेवल एंगेजमेंट होगा और वो वहां पर जाकर बेसिकली वो अपने काउंटर पार्ट मतलब इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। और ऐसा स्पेकुलेशन है, अच्छा देखी जाए तो इसराइल में भी न्यूली गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, मतलब 4 मंथ पुरानी गवर्नमेंट है और नेफितिल बैनेट ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और एस जयशंकर जिनसे मिलेंगे वो फॉरेन मिनिस्टर होंगे इसराइल के एंड फॉरेन मिनिस्टर होने वाले हैं इसराइल के। और ऐसा मानना है, ऐसा बेसिकली हुआ है कि वाला कोलिजन गवर्नमेंट बनी इसराइल में, तो वो 2-2 साल तक रूल करने वाले हैं। तो बैनेट नेफ्लेट बैनेट जो है वो 2 साल तक रहेंगे, मतलब टिल द ईयर 2023 एंड आफ्टर 2023 जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा इसराइल का वो यही फॉरेन मिनिस्टर होंगे जिनसे एस जयशंकर मिलने जा रहे हैं अभी। और हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, हाई लेवल एंगेजमेंट होने वाली है, जिसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो इसराइल के बड़े बड़े बिजनेसमैन, हाई हाईटेक बेसिकली बिजनेस लीडर्स से मिलने वाले हैं, इंटरेक्ट करने वाले हैं। और यही उनका मेन फोकस रहेगा कि इंडिया में हाईटेक और इनोवेशन इंडस्ट्री सेटअप हो। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो गुजरात जर्मन की बेसिकली एनजीओ जो है, उस एनजीओ ने बेसिकली पब्लिश करी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसको लेकर यही कहना है कि हमने जो 4 कंपोनेंट, हमने कल पढ़ा था कि 4 कंपोनेंट लिए जाते हैं, अंडर नरिशमेंट लिया जाता है, चाइल्ड स्टर्निंग ली जाती है, चाइल्ड वेस्टिंग ली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये 4 कंपोनेंट्स लिए जाते हैं टू मेक द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, और ये याद रखना कि कौन पब्लिश करता है। ठीक है, सो इन 4 कंपोनेंट में बताया गया कि देखो इंडिया की जो रैंक है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इस रैंक को नहीं मानेंगे। उसके रिटेलिएशन में बताया गया कि जो अंडर नरिशमेंट वाली जो चीज है उसको गलत तरीके से अंडरस्टूड कर दिया गया। ऐसा खुद बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किया है कि हमने अंडर नरिशमेंट को गलत तरीके से समझा रखा है हमने, जिसके चलते इंडिया की जो रैंक है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अंडर नरिशमेंट को गलत तरीके से अंडरस्टूड किया है। ऐसा बेसिकली एनजीओ कहना है, उन्होंने अपना अपना स्टैंड रखा। मूविंग फर्दर, सो आर्मी एयर डिफेंस स्टेप्स अप प्रोक्योरमेंट, तो ये खुद न्यूज पढ़ना, इसमें बेसिकली यही बताया गया कि अच्छा ये इसमें कुछ कुछ मिसाइल्स हैं, टाइप्स ऑफ मिसाइल्स होते हैं, जैसे सरफेस टू एयर, तो जैसे लिखा हुआ है तो एसएएम सरफेस टू एयर मिसाइल्स। फिर होता है आपका एमआर एसएएम, तो ये बताता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये शॉर्ट फॉर्म ना, ये शॉर्ट फॉर्म थोड़े से याद समझ के रखना, क्योंकि कभी कभी पता डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म आ जाते हैं, जैसे सैम आ गया, तो जैसे कि ए एम आ गया, तो ए एम का मतलब एयर टू एयर मिसाइल। सैम आ गया मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर एक होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। तो ये सारी मिसाइल के शॉर्ट फॉर्म जो एक्रोनिम है वो थोड़ा संभल के याद करके रखना। आगे चल के बहुत काम आएंगे, स्पेशली जब आप रिवाइज करोगे करंट अफेयर्स अपने, क्योंकि वहां ये बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि पूछा जाता है ये मिसाइल अभी बनाई तो ये मिसाइल सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, कि तुम्हारा सरफेस टू सरफेस है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो अभी जो आकाश वो है आकाश मिसाइल जो कि सर्फेस टू एयर मिसाइल है, और हमारी जो आर्मी है वो और ज्यादा प्रोक्योर करेगी, और ज्यादा लेने वाली है। मूविंग फर्दर, सो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस, सॉरी नॉट बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस गया था, और वो केस ये था कि पुलिस ने डिटेन करके रख दिया था एचआईवी पॉजिटिव सेक्स वर्कर को। उस चीज को, उस डिटेंशन को, उस अरेस्ट को मुंबई के कोर्ट ने अपहेल्ड किया। मुंबई ने बोला, मुंबई कोर्ट ने बोला, उसके मजिस्ट्रेट ने बोला कि देखो एचआईवी पॉजिटिव सेक्स वर्कर कैन बी अ डेंजरस टू द सोसाइटी, रीजन बीइंग उसका जो प्रोफेशन है वो सेक्स वर्कर का है, और वो एचआईवी पॉजिटिव है, और उसके फेस से समझ में नहीं आता कि एचआईवी पॉजिटिव कौन है कौन नेगेटिव है ना, क्योंकि दिखता तो नहीं है, वो इंटरनली एक डिसीज है एचआईवी एड्स। तो उस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने बोला कि उसका उसके प्रोफेशन की वजह से उसको अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो कहीं और लोगों को इन्फेक्ट ना कर दे। मूविंग फर्दर, सो सुंदरबन, अच्छा हुआ क्या, लास्ट ईयर 2019 में एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन यास। और साइक्लोन यास जो आया तो ऑब्वियसली बात है वाटर आया, तो वाटर के थ्रू वो सुंदरवन में बहुत सारा वाटर आ गया,
जिसके चलते सुंदरबन एरिया में बहुत सारा वाटर आ गया, सैलाइन वाटर्स आ गया। जो एरिया में बेसिकली हुआ क्या, आपका फार्मर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि फ्लड आ गया, सैलाइन वाटर आ गया था। तो ऐसा स्पेकुलेशन थी और ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि अब वहां के जो फार्मर्स, उस एरिया के फार्मर्स है, वो कम से कम अराउंड फॉर द फ्यू इयर्स वो वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। उसका मेन रीजन यही है कि बिकॉज ऑफ द फ्लड, बिकॉज ऑफ द साइक्लोन यास। लेकिन अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इन द एरिया ऑफ सुंदरबन, और वो प्रोजेक्ट को यही है कि सॉइल सेलिनिटी को रिक्लेम करना। ठीक है, सॉइल सेलिनिटी को रिक्लेम करना है, जिसके चलते वहां के जो फार्मर्स हैं वो फिर से अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और फार्मिंग एक्टिविटीज को फिर से रिज्यूम कर सके। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम द वर्ल्ड न्यूज, सो चाइना और भूटान के बीच में डे फॉर यस्टरडे, मतलब परसों बेसिकली मीटिंग होने वाली है अबाउट दी उनके बॉर्डर इशू को लेकर, क्योंकि भूटान और चाइना के बीच में भी बॉर्डर इश्यूज हैं ऑन दी आपका ईस्टर्न साइड ऑफ द भूटान और इंडिया के वेस्टर्न साइड में। ठीक है, उस चीज को लेकर थोड़ा सा क्लैश है, उसको लेकर चाइना और भूटान के बीच में अभी मीटिंग होगी। उस चीज को लेकर चाइना की मीडिया है, चाइना की मीडिया बोल रही है कि जो भूटान के साथ डील हुई है वो ब्रेक थ्रू है और हम अपने रीजन पर कैप्चर कर लेंगे, जिससे इंडिया को भी इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशली इन दी अरुणाचल प्रदेश के डोकलाम रीजन में। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड अराउंड 5 years ago, 5 months ago, नॉट 5 years ago, 5 months ago, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने बोल दिया था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो श्रीलंका में बैन रहेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का कोई भी यूज नहीं करेगा। ये क्लियरली बोल दिया था, ये बैन कर दिया था, जिसके चलते फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बोला था कि हम लोग ग्रीन एग्रीकल्चर की तरफ वर्क करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप यूज करिए। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए एक तो गवर्नमेंट की खुद ने एडिक्वेट पॉलिसी बना के नहीं रखी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होता है महंगा पड़ता है, महंगा होने के साथ साथ आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ज्यादा अबंडेंट में नहीं मिलता, उसका प्रोडक्शन भी कम होता है कंपैरेटिव टू द केमिकल फर्टिलाइजर। उस चीज को लेकर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म करी, एक टास्क फोर्स फॉर्म किया है, और उसका यही काम होगा अबाउट द ग्रीन एग्रीकल्चर को देखना, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए फ्रॉम द कंट्री ऑफ श्रीलंका। मूविंग फर्दर, सो दिस अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें आज ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। यस, सो फ्रॉम द एफएक्यूज, तो पहला जो है इट्स अबाउट द एयर इंडिया को लेकर कि टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया। सो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ इंडियाज कोल क्राइसिस। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको। इसमें से जो दो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, हाउ बैड इज द प्रॉब्लम, ये तो पता ही है, क्योंकि भाई 4 दिन का वो बचा था, आपका रिजर्व बचा था कोल के लिए, है ना। उस चीज को लेकर क्राइसिस होने लगी थी, कोल की क्राइसिस होने लगी थी, पावर की क्राइसिस थी, पावर कट डाउन होने लगे बहुत सारे स्टेट्स में, थर्मल पावर प्लांट बंद भी हो गए थे। मेन जो है वो ये है, व्हाट हैज कॉज्ड इट, ऐसा क्या हुआ कि जिससे कोल शॉर्टेज होने लगी इंडिया में, उस चीज को लेकर बताया। उन्होंने बोला कि देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो वहां का वहीं रुका हुआ है 4 साल से, फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो वैसा चला आ रहा 2017 में, वही 2021 में है। और सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है, हमने इंपोर्ट नहीं किया कोल को, हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे कोल को, हमने बल्कि इंपोर्ट डिक्रीज हो गया, जिसके चलते जो कोल जो आता था, जो कोल था हमारे पास लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, वो इतना नहीं है। और भी मेन रीजन है, जैसे कि कोल माइनिंग एरियाज में फ्लड आ गया, ट्रांसपोर्ट इश्यूज हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, लेबर डिसरप्शन हो गया बहुत सारे कोल माइनिंग कंट्रीज में, जिसके चलते अदर कंट्रीज इंपोर्ट नहीं कर पा रही। और मेन रीजन ये है कि पावर की डिमांड बहुत ज्यादा राइज हो गई, क्योंकि हम लोग पैंडेमिक से निकले, और पैंडेमिक के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ड्रास्टिकली बिल्कुल स्टार्ट हो गई, जिसके चलते पावर की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ओके, ये चीज बताएगी, और इसमें फिर ये बताएगा व्हाट लाइज अहेड, अब क्या करना चाहिए। तो वही चीज ऑथर ने लिखी है कि देखो, देखा जाए तो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इट्स नॉट अ नॉन, इट्स अ बेसिकली इट्स अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो और कार्बन एमिशन भी होता है इससे, और हम तो बोल रहे हैं कि भैया कि हमें फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कट डाउन करना है इन ऑर्डर टू मीट द इमिशन टारगेट, बट हम लोग नहीं कर रहे। उसका मेन रीजन ये है कि इंडिया में फॉसिल फ्यूल जो है वो प्रिविलेंट है, मतलब वो चलेगा, और हम लोग इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो फॉसिल फ्यूल को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, ऑल्टरनेटिव है भी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ये चीज बताएगी। सो प्रोफाइल्स में नहीं पढ़ना है, same goes with the economic news, not very important news. So this is the analysis of today's newspaper. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। और कोल वाला जो है वो जरूर पढ़ना है फिर।